नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उनका कहना था 21 तारीख को आप जयपुर के शहीद स्मारक पर देखिएगा कि क्या कुछ प्रदर्शन रहने वाला है। और आज 21 तारीख हो चुकी है। जितने भी समर्थक हैं भारी तादाद में यहाँ शहीद स्मारक पर जुट चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इन, मैं हूँ अंकिता और आज हमारे साथ अब इस वक्त किसान नेता जो है यहाँ पर मदन जी जुड़े हैं। मदन जी, ये बात आप लोगों ने कही थी और सोशल मीडिया पर भी बखूबी बहुत वायरल रही कि 21 तारीख को आप शहीद स्मारक पर देखिएगा, तो आज किस तादाद में आपके साथ या समर्थक जुड़ने वाले हैं और क्या आज की पूरी प्रतिक्रिया रहने वाली है? नमस्कार जी। देखो, 25 जुलाई को जो घटनाक्रम हुआ झालावाड़ में पिपलोदी स्कूल में, उस घटनाक्रम में 5 बच्चे भील समुदाय के ख़त्म हुए, 2 बच्चे दलित समुदाय के ख़त्म हुए, करीबन 2 दर्जन बच्चे हताहत हुए। जब वहाँ के उनके स्थानीय परिजन उनकी मांगों को लेकर, उनको न्याय मिले, इसको लेकर वहाँ धरने पे बैठे थे। उनकी मांग थी कि जो बच्चे हताहत हो गए उनको 50 लाख मिले और जो बच्चे खत्म हो गए उनके 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता मिले और उनके परिजनों को एक सरकारी नौकरी मिले। जैसे ही भाई साहब को जनक्रांति यात्रा के दौरान पता लगा इन सब चीज़ों का, तो भाई साहब ने अपनी जनक्रांति यात्रा बीच में रोकी और धरने पर जाकर उनके बीच दुख संवेदना व्यक्त करने का उनको मौका मिला। धरना पहले से प्रस्तावित था, कोई भाई साहब के द्वारा ऐसा कोई धरना नहीं दिया गया था। वहाँ उनके परिजन पहले से बैठे थे, उन्हीं के बीच जाके सम्मिलित हुए। कोई इमरजेंसी गेट के आगे अवरोध नहीं उत्पन्न किया, वो आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा। और मैं समझता हूँ आज के समय में जाति देखकर न्याय मिलने लग गया है। अगर यही बच्चे जनरल कास्ट के होते तो शायद सरकार 1-1 करोड़ नहीं 2-2 करोड़ देने में भी कोई गुस्ताखी नहीं करती, जो आपने प्लेन हादसे में देखा होगा। तो भाई साहब की कोई राजनीतिक ऐसी चेष्टा वाला मामला था नहीं, उनकी जो मांगे थी उन्हीं में जाके सम्मिलित हुए थे। लेकिन सरकार ने पता नहीं अचानक से किसका ऑर्डर आया, पुलिस को कानून के हिसाब से काम करना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने वहाँ पे ऑर्डर पे काम किया और किसी न किसी पॉलिटिकल लीडर का ऑर्डर था, उस पर काम किया। उसके बाद आपने देखा होगा किस तरीके से लाठीचार्ज किया पुलिस ने, पीछे से आके, जिस तरीके से मैं बैठा हूँ इस तरीके पीछे से आके लाठीचार्ज किया और हमारे 3 साथियों को, भाई साहब से 2 साथियों को गिरफ्तार किया। देखिए, हमने ये भी सुना है कि जो परिजन थे, जो बच्चे घायल हुए या जिनकी उसमें हादसे में जान चली गई, उनके परिजनों का ये कहना था कि नरेश मीणा वहाँ आएंगे, उसके बाद आके कि हम प्रतिक्रिया रखेंगे, जो मुआवजे की बात है या जो कुछ भी है। तो वो भी क्या नरेश मीणा का साथ मांग रहे थे इसमें? नहीं, बिल्कुल नरेश भाई साहब का साथ मांग रहे थे। लगातार उनको कॉल आया था। तो कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं, जनक्रांति यात्रा के बीच में नहीं शेड्यूल फिक्स होता है, लेकिन उनकी मांग थी कि हमारे बीच आएँ, हमारी इस लड़ाई में हिस्सा बने, हमको संबल दे, मजबूती दे। तो भाई साहब ने उनके अनुरूप, उनके परिजनों के अनुरूप वहाँ मौके पे पहुँचे थे। और भाई साहब जेल जाने के बाद भी जब मीडिया से उन्होंने बोला कि मेरी तो अंतिम सांस तक यही रहेगा कि उनको न्याय मिले, 1-1 करोड़ रुपए मिले, हताहत बच्चों को 50 लाख रुपए मिले। और उन्होंने जेल में यही कहा है कि मेरी रिहाई का मुझे दुख नहीं है, मेरी रिहाई हो नहीं हो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी रिहाई 6 महीने हो 12 महीने हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पीड़ितों को न्याय मिलना उनकी प्राथमिकता है। और दूसरी बात ये कि नरेश मीणा जी के अलावा भी कुछ लोग इस मामले में जेल में गए थे, तो वो तो अगले ही दिन बाहर आ गए। फिर आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि नरेश मीणा को इतने दिन तक उसमें रखा गया? और उस वक्त अनाउंसमेंट भी हो गई थी कि इतने पर्टिकुलर तारीख तक नरेश मीणा को हम जेल में रखेंगे। नहीं, उनके साथ 2 साथियों को गिरफ्तारी हुई थी, एक मुरारी मीणा है, एक जेपी मीणा है। दोनों साथी भाई साहब के साथ ही न्याय का परीक्षा में। लेकिन उनके अलावा निर्मल चौधरी भी झालावाड़ वाले मामले में ही गए थे, लेकिन वो अगले ही दिन बाहर आ गए थे। आपको क्या लगता है कि उनके साथ किसी बड़े नेता का हाथ है इसलिए बाहर आ गए, और नरेश मीणा के समर्थन में कोई है नहीं बड़े नेता, इसलिए ऐसा हुआ? देखो, निर्मल चौधरी गए थे और उनके साथ सुरेश गुर्जर गए थे, खानपुर विधायक, दोनों साथी थे। और उनको ना तो 151 डिटेन किया, उन्होंने रिटर्न में अंडरटेकिंग दी थी कि हम यहाँ से वापस लौट जाएंगे। उनको किसी भी तरीके की कोई डिटेन नहीं किया था 151 में, ऐसी कोई बात थी नहीं। अगर उनको डिटेन करते हैं तो आगे की कार्रवाई होती, लेकिन उन्होंने तो रिटर्न में अंडरटेकिंग दी थी कि मैं वापस जयपुर चले जाऊंगा, आप मेरा वहाँ टोल पे रोकने के बाद वापस जयपुर लौट गए। जी। और दूसरी बात ये कि अभी हाल ही में जब ये बात भी हमने सुनी है समर्थकों की ओर से कि ज़मानत तो हम उस बात पे लेंगे जब हम ये आरोप कबूलेंगे। ये आरोप सरासर गलत है, सरकार फंसा रही है केवल नरेश मीणा को, तो हम ये आरोप मानते नहीं हैं, इसलिए हम ज़मानत की अपेक्षा नहीं करते हैं, हम इनकी रिहाई चाहते हैं केवल। बिल्कुल, हमने जमानत लगाई नहीं रहे, हम ये चाहते हैं कि ये झूठी जो FIR हो रही है, ये झूठे मुकदमे क्वेश होने चाहिए, वापस सरकार इनको मुकदमों को वापस ले, यही हमारी मांग है।
हमें न्यायपालिका से हमें अपनी जमानत की तरफ हम मूव नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इन मुकदमों को वापस ले और बच्चों को न्याय मिले। देखिए, आज से पहले समझौता मामले में आप लोगों ने बहुत समर्थन दिखाया था, बहुत जगह ऐसे प्रदर्शन भी हुए थे, लेकिन वक्त 8 महीने का लग गया था। तो अब क्या झालावाड़ वाले मामले में भी यही सब रहने वाला है? वैसे न्यायपालिका पर हम भरोसा है और सरकार की लेकिन बेरुखी सामने आ रही है। सरकार ने पिछले मामलों में भी जो जमानती सशर्त जमानत थी उन पे भी SHO नगर फूट की प्रार्थना पत्र पर उनको भी खारिज करने का प्रार्थना पत्र लगाया सरकार ने। तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है। आज ज्ञापन सौंप दिया गया है, विधानसभा घेराव की भी हम कहें घोषणा कर दी गई है, तो आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया रहने वाली है? क्योंकि आज 21 तारीख की बात की गई थी और हमने देख लिया कि समर्थन में बहुत सारे लोग हैं, इतने समर्थक यहाँ मौजूद हो चुके हैं, तो विधानसभा में क्या कुछ रहने वाला है? देखो, आज तो हमारा सांकेतिक एक मौन सत्याग्रह था और आप सोचो कि जेल में होने के बाद एक छोटे से मैसेज पर मौन सत्याग्रह में आपने देखी होगी भीड़, तो और भीड़ में सर्व समाज के लोग थे, राजस्थान के हर कोने से लोग थे। पिछली बार 25 फरवरी को विधानसभा घेराव का हमने डेट दिया था और उस विधानसभा घेराव में हम सभी साथी पूरी टीम के साथी हर गांव में गए थे, पीले चावल बांटे थे। सरकार ने जब स्थिति भांपी, नीचे से इनपुट लिया, तो लाखों की संख्या में विधानसभा घेराव के लिए इनको इनपुट मिला। तो सरकार ने हमसे आगे से मैसेज कॉल किया और CM साहब ने हमसे वार्ता की। लेकिन CM साहब ने हमारे कई वादे थे, उन पे 1-2 वादों को छोड़कर कई वादों पे वो खरे नहीं उतरे हैं, जिनमें हमारे कई केसों की बात हुई थी, समझौता को मुआवजे के लेकर बात हुई थी। तो ऐसी चीज़ों में कई में कटौती कर दी गई है। कई मुकदमों में जो FR पेश करनी थी, बंद करने थे, क्लोजर रिपोर्ट पेश करनी थी, वो नहीं करे। अब हमने आज विधानसभा घेराव का ऐलान तो कर दिया, लेकिन डेट हम अभी न्यायपालिका की ओर देख रहे हैं। न्यायपालिका पे हमें पहले भी विश्वास था, आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में न्यायपालिका में राजनीति का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हो गया है। अब अभी हम हाईकोर्ट की तरफ बेल की ओर मूव करेंगे। अभी क्या है, सरकार ने पता नहीं सरकार की क्या मंशा है, क्या कुंठा है। अभी SHO नगर फोर्ट की रिपोर्ट पर उन्होंने जो पहले 166-67 में जो बेल दी थी सशर्त जमानत, पैरा नंबर 8-9, उसमें आपत्ति दर्ज करते हुए बेल को खारिज करने का परिवाद दिया है। उसमें 19 तारीख को परसों सुनवाई थी, अगली डेट उसमें 29 है। अभी हम 29 को, हमारे तरफ से वकील है सलीम सूरी, उन्होंने टाइम मांगा है, हमारा जो जजमेंट देंगे उसमें रिकॉर्ड में लेने के लिए समय मांगा है। और उस समय के बाद अगर सरकार की क्या मंशा रहती, अगर सरकार की मंशाएं ठीक नहीं रहती, सरकार की मंशाएं ठीक नहीं रहती, तो हम गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, लेकिन नरेश भाई साहब को किसी भी कीमत में जेल में नहीं रहने देंगे। देखिए, पहले झालावाड़ वाले मामले समझौता वाला मामला था, उसमें तो विधानसभा घेराव की जब बात थी तो मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो गई थी। अब हमने जहाँ तक सुना है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा, ना ही कोई अगर आश्वासन देने की उम्मीद की जाएगी तो उसको स्वीकार किया जाएगा। नहीं, अब तो मुख्यमंत्री आके ये भी कह दे कि ये सब कुछ कर देंगे, हम खुद स्वयं अपना बयान दे दे, तब भी हम विश्वास नहीं करेंगे। हम विधानसभा घेराव करेंगे और जनता के लिए, जो जनता का जो फैसला होगा वही फैसला हम मंजूर करेंगे। पिछली बार क्यों होता है कि सत्ता का प्रदेश का मुखिया होता है मुख्यमंत्री, और विश्वास करना नैतिक दायित्व बनता है कि उनकी बात में वजूद होता है, दम होता है, कोई पॉलिटिकल नेता नहीं होता है, प्रदेश का मुखिया होता है। और हमारी डायरेक्ट उनसे बात हुई थी, हम उनकी बातों पे हमने अमल भी किया था और मैं उन्हें भरोसा दिया। लेकिन लोकतंत्र में भरोसा तोड़ना एक प्रदेश के मुखिया को शोभा नहीं देता है, उनको भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था। देखिए, झालावाड़ वाला जो मामला है, इसको तो अभी कम समय हुआ है, लेकिन समझौता वाले कांड में जो थे, नरेश मीणा 8 महीने जेल में रहकर आए हैं आश्वासन देने के बावजूद। तो क्या अभी भी ऐसा ही कुछ रहेगा, ऐसी रणनीति चलने वाली है फिर से? नहीं, इतना लंबा हम अभी नहीं लेंगे। अब हम 1-2 हियरिंग देखते हैं कोर्ट का क्या रहता है स्टैंड। अगर कोर्ट का स्टैंड हमें ठीक नहीं लगा तो हम जल्दी विधानसभा की घेराव की तिथि घोषित कर देंगे और जनता के बीच जाएंगे। और हमें भरोसा है कि नरेश भाई साहब जेल के भीतर रहें, बाहर रहें, जनता उनके लिए इतना ही प्यार करेगी। क्योंकि पहले वो समझौता में जेल गए थे जब उन्होंने चप्पल त्याग दी थी, इस बार उन्होंने अपने शर्ट त्यागी है, तो कहीं ना कहीं समर्पण, त्याग और अर्पण की भावना तो उनमें दिखती है। और अगर वो कहीं नेता के रूप में अगर सौदेबाज या दलाल टाइप के होते तो आज करोड़ अरबों में बाहर लग्जरी गाड़ियों में घूमते, डिफेंडर गाड़ियों में घूमते और पॉलिटिक्स में टिकट मांग के विधायक बन जाते। लेकिन विधायक और सांसद बनना उनका उद्देश्य नहीं है, उनको लीडर बनना है। वो ये चाहते हैं कि मैं विधायक या सांसद नहीं बनूं, लेकिन मैं एक ऐसा लीडर बनूं कि ना विधायक सांसद होते हुए मेरे पूर्वी राजस्थान के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें मेरी बात को अमल किया जाए। प्रशासन जब जहाँ भी कोई दुखियारा मुझे याद करे तो मैं उनके बीच जाके उनको न्याय दिलाने की भरसक कोशिश करूँ।
अब जो अगर हम बात करें, जो आपने बताया कि अभी हाल ही में सुनवाई हो चुकी है, अब विधानसभा घेराव से पहले की क्या तारीख दी गई है सुनवाई की, और उस दिन क्या आपको अपेक्षा है, क्या कुछ होएगा? नहीं, अभी विधानसभा घेराव की हमने तारीख नहीं दी है। नहीं, मैं बात कर रही हूँ कि सुनवाई अभी हाल ही में हुई थी, अब आगे क्या सुनवाई की तारीख दी गई है? अभी हम 10-15 दिन देखते हैं। जी, अगर 10-15 दिन में रवैया प्रशासन का ठीक नहीं रहता है, अभी उनको बैरिक भी स्पेशल सेल में रखा गया है, 2 रूम के साथ उनको रखा गया है। किसी भी कैदी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, परिजनों से तो मिलने ही नहीं दिया जा रहा किसी से भी, लेकिन जेल के अंदर उनको आम तौर पर कैदियों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो प्रशासन पता नहीं क्या, एक कैदी का राइट होता है कि वो जेल के अंदर अच्छा खाना मिले उसको, उसके परिजन मिल सकें, एसटीडी कॉल हो सके, कैदियों से मिल सके, शाम सुबह परेड कर सके, ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसका अधिकार होता है कैदी का, लेकिन वो चीज़ों से भी उनको वंचित किया जा रहा है। जी, और जिस तरीके का रवैया आपने बता दिया कि ऐसा कुछ हो रहा है नरेश मीणा जी के साथ, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये तो नहीं, क्योंकि जब पहले वो आए थे तब उन्होंने कई तमाम बातें जेल से जुड़ी हुई बाहर ला दी थी कि वहाँ पे खाना किस तरीके का था, कैसा रवैया उनके साथ हो रहा है जो अंदर कैदी मौजूद हैं, तो शायद इसलिए सरकार ऐसा कुछ कर रही है। देखो, सरकार की मंशाएं तो हमेशा ऐसी रहती हैं कि जिस नेता के साथ जनबल होता है, आज मैं राजनीति में देख रहा हूँ कि जनता किसी नेता के पास नहीं है, और जनता जिस भी नेता के पास है, चाहे वो करोड़ीलाल मीणा हो, हनुमान बेनीवाल हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, सचिन पायलट साहब हो, कहीं ना कहीं इनको बड़े ओहदे और बड़े पदों से वंचित रखा जाता है। जी, ये आपने देखा भी होगा। तो ऐसा ही इनके साथ हो रहा है। बिल्कुल, आज के समय में तो शायद कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा है। उनको लग रहा है कि सांसद विधायक नहीं है, लेकिन आज भी इनके पास इतना हो रहा है कि जहाँ जिस भी क्षेत्र में अन्याय होगा वहाँ जाएंगे तो स्वतः प्रशासन को झुकना पड़ेगा। जी, और आपने बात की तमाम नेताओं की, आज भी हमने देखा समरावता में भी हमने बहुत इंतजार किया, लेकिन प्रहलाद जी के अलावा कोई साथ नहीं आया था। अब हम देख रहे हैं कि पूर्व रहे लेकिन राजेंद्र गुड़ा जी साथ है, और कोई नेता क्यों नहीं दिख रहा है? भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं नरेश मीणा, फिर क्यों कोई समर्थन में नहीं है विपक्ष की ओर से भी? देखो, नेता तो पार्टियों को गुलाम हो चुके हैं और पार्टियों को टिकट पर जीत के आ जाते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, हनुमान बेनीवाल बार बार कहते हैं, किसी नेता में से कमल का फूल और हाथ का पंजा हटा के निकाल दो और उसको चुनाव में लड़ा के ले जाओ। अगर वो 3-4 हज़ार वोट से ज़्यादा ले आए, चुनके में 3-4 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं लाएगा, तो उनको पार्टी गुलामी करनी। और पार्टियों को भी ऐसे ही नेता पसंद हैं जो उनके इशारे पे चलें, वो जैसे कहें वैसे चलें। नरेश मीणा ऐसा गुलामी नहीं कर सकता, और वो गुलामी करता तो आज से 2013 में ही टिकट मिल जाता। वसुंधरा टिकट देने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी भी राजपट पार्टी बनी और डॉक्टर साहब के खातिर उन्होंने पद को, टिकट को ठोकर मार के राजपा पार्टी के साथ आए। 2013 में उनको टिकट दे दी थी वसुंधरा। आपको क्या ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लोगों का मानना यह है कि नरेश मीणा जी ने तो करोड़ीलाल मीणा पर इतना विश्वास किया, लेकिन उनके साथ विश्वासघात हो गया? देखो, वो सरकार का ऐसा है, मंत्री जी डॉक्टर साहब सरकार का ऐसा है, और सरकार का जब मंत्री होता है उसको एक प्रोटोकॉल होता है, और कई चीज़ों में विपक्ष में तो आदमी, कोई भी नेता है, ओपनली खुल के आ जाता है, लेकिन सरकार में ऐसा होने के बाद कहीं ना कहीं आज आप देख लो, जो सरकार में होते हुए उन्होंने ऐसा ही भर्ती के लिए आवाज़ बुलंद करी, और सरकार में आते ही डॉक्टर साहब थोड़ा बैक हुए, तो सरकार में आने के बाद कहीं ना कहीं आदमी नेता दब जाता है, क्योंकि मर्यादाएं होती हैं। लेकिन गुंजल साहब ने पार्टी प्रोटोकॉल, पार्टी लाइन से हटकर बहुत हमारा साथ दिया। जहाँ जहाँ लगा उन्होंने पब्लिक डोमेन में भी नहीं, कांग्रेस के पॉलिटिकल मंच पर भी 12 में नरेश भाई साहब के लिए आवाज़ बुलंद करी। और ऐसे लीडर अगर राजस्थान में हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जिंदा है और न्याय की उम्मीदें आज भी जिंदा है। तो अब हमारे साथ नरेश मीणा के कुछ समर्थक जो उनके साथ रह चुके, काफ़ी सालों उनके साथ काम कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं कोटा में, हमारे साथ जुड़े हैं मनीष मीणा जी। सर, आज आप लोग यहाँ पर इनके पिताजी के साथ समर्थन में आए हैं, शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं, जिससे उनका तो मौन है 5 बजे तक का। आप लोगों का क्या संदेश है कि क्या कुछ आपके आगे प्रतिक्रिया रहने वाली है? हमारा उद्देश्य है कि जो नरेश मीणा जी हैं, जो झालावाड़ में जो बच्चों की जो घटना हुई थी पिपलोद गांव में, उन बच्चों की डेथ हो गई थी, और कुछ बच्चे जो घायल हो गए थे उनको हॉस्पिटल ले गए, झालावाड़ हॉस्पिटल ले जाया गया था। तो जब हमें सूचना लगी तो हम उस गांव में जा रहे थे, लेकिन आप भी उस वक्त साथ थे? हम उस वक्त साथ थे, भाई साहब के साथ बिल्कुल साथ थे। हमें झालावाड़ अगलेरा टोल पर रोक लिया गया, और 3 घंटे तक पुलिस वालों ने बिठाया कि आपको थोड़ी देर बाद हम गांव में भेज देंगे। लेकिन जब समय गुजरता गया, भाई साहब ने बोला, भाई मुझे कब तक बिठाए रखोगे, क्या मैं आम आदमी की तरह मैं भी मिल सकता हूं? जब वो नेता जा रहे हैं वहाँ पे तो मैं भी जा सकता हूं।
संविधान में किसी को जाने से रोकने की कोई व्यवस्था है नहीं। तो हमसे लास्ट में से बोला गया कि आप झालावाड़ चल जाओ, वहाँ पे हॉस्पिटल में बच्चे हैं जो वहाँ पे गए। मतलब 3 घंटे आपको रोका गया? 3 घंटे टोल पे हम बैठे रहे, शांतिपूर्वक तरीके से बैठे रहे। पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप झालावाड़ हॉस्पिटल चल जाओ। हम झालावाड़ हॉस्पिटल में चले गए। हमने कहा कि बच्चों से मिलना है कि हम आप बच्चों से नहीं मिल सकते। तो जिस तरह धरना चल रहा है तो भाई साहब साइड में बैठ गए बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, भाजपा के जो लोग हैं, उन्होंने बर्बरतापूर्वक अपनी घटना को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन का उपयोग किया और हमारे ऊपर जबरन लाठियाँ भी बरसाई गई और नरेश जी मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि क्या गरीब बच्चों को मांग उठा नहीं सकते और उठाने वालों को आप जेल भेज दोगे? आप नरेश मीणा से कब तक डरते रहोगे? सरकार चाहती है कि नरेश मीणा जैसे बाहर आए उनको अंदर भेज दो, क्योंकि जो इनको लगता है कि नरेश मीणा राजस्थान की राजनीति में बहुत से नेताओं के खतरा बन गया है, तो लोग सब मिलके चाहते हैं, कांग्रेस हो जाओ भाजपा के लोग भी मिलके चाहते हैं कि नरेश मीणा को षड्यंत्र पूर्व तरीके से ऐसा जाल बिछाया जाए कि नरेश मीणा परमानेंट जेल में रहे। हम उस अन्याय के खिलाफ आज यहाँ मौन धरने में बैठे हुए हैं। यहाँ भी हमारी मांग पूरी सुनवाई नहीं होती तो हम जल्दी से रणनीति बनाएंगे और विधानसभा का घेराव करने की तैयारी करेंगे। जी, लेकिन कहना यह है कि नरेश मीणा जी के साथ जो आपने बताया कि आप लोग थे और भी लोग थे, क्योंकि जन क्रांति यात्रा से आप लोग सीधा वहाँ गए थे झालावाड़ में बच्चों से और उनके परिजनों से मिलने के लिए, तो कहना यह है कि एम्बुलेंस वगैरह का रास्ता रोका गया था और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में उन्हें ले जाया गया। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ पर एक साइड में वो जो इमरजेंसी गेट था उसके एक साइड में बैठे थे और लोग भी बैठे हुए थे बीजेपी के, कांग्रेस के। हम भी वहाँ जाके नरेश भाई साहब के साथ में साइड में बैठे थे। पूरा एक रास्ता पूरा क्लियर था मैडम एम्बुलेंस के लिए। ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी। वहाँ पे पुलिस वालों ने गाड़ी लाके खड़ी कर दी। फिर वो जो वहाँ पर वो थे, क्या नाम से उनका, डिप्टी साहब आए, वहाँ भाई साहब से बात करी कि भाई एम्बुलेंस का रास्ता रुक जाएगा कि सर हम एक तरफ उठने के लिए तैयार हैं, एक तरफ बैठ जाएंगे, पर रास्ता हमारी वजह से किसी को हम अनकम्प्लीट डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके बाद में भी ऐसे बात करते करते उसके बाद में गिरफ्तार किया है, लाठियाँ बरसाई पुलिस ने। वहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। वहाँ पर जो उन्होंने बताया है, उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक नरेश भाई सबको फंसाने का काम किया है। जो गरीब बच्चों के लिए न्याय मांग रहे थे, मैडम आप वहाँ जाना, देखना कितने गरीब बच्चे थे, वो आदिवासी दलित थे। वो बिल्कुल, मैं बताऊँ आपको, अगर मेंटेनेंस स्कूल का हो जाता तो वो बच्चे क्यों मरते? जिस परिवार में एक बच्चा और बच्ची थी, उनकी वो खत्म हो गई, उनसे क्या गुजरी होगी सोचो आप। जो 7 बच्चे मरे हैं, उनके परिवार में कोई वंश ही नहीं बचा, उनके परिवार से क्या बीती होगी। तो कम से कम उनको 1-1 करोड़ रुपए तो मुआवजा देना चाहिए। यही नरेश भाई साहब की मांग थी कि इनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दो, और जो दोषी हैं, अधिकारी हैं जिन्होंने काम करवाया, ये इसका स्कूल का मेंटेनेंस करवाया था या जिन्होंने लापरवाही बरती है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो उन्होंने उसको सब कुछ छिपाने के लिए नरेश भाई साहब पे कार्रवाई की है मैडम। जी, देखिए, मुआवजे की बात ऐसी है कि सरकार की तरफ से या सरकारी तौर पर अगर ऐसा कुछ किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी जनता में से किसी के साथ होता है तो मुआवजा दिया जाता है, मुआवजे की बात भी होती है। लेकिन जो परिजन है उनका कहना ये था कि नरेश मीणा जी आएंगे, उनसे बातचीत होगी, उसके बाद मुआवजे की बात की जाएगी। तो शायद कहीं ना कहीं ये एक रीज़न भी रहेगा कि सरकार को लगा कि नरेश मीणा के आने के बाद ही परिजन एक्शन लेंगे, तो इस वजह से ऐसा हुआ। बिल्कुल मैडम, सब उनको पूरा बेहतर सरकार को कि नरेश मीणा अगर यहाँ मिल लिया, इनसे पहुँच गया, बातचीत कर ली, तो जो नरेश मीणा कहेगा वही परिजन करेंगे। नरेश मीणा जो ही कहता, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप बच्चों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो। जब अभी वहाँ अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ है मैडम, वहाँ सबको 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं। वो सब अमीर आदमी थे, उनका 1-1 करोड़, जो ये गरीब आदमी थे, सरकार को मदद करनी चाहिए थी। सरकार को दरिया दिल दिखा के 7 बच्चों को 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा देना चाहिए था मैडम। और जो हमारी मांग, ये नरेश भाई साहब की मांग थी। देखिए, हम बात करें समरावता कांड की या फिर हम बात करें अभी झालावाड़ वाले मामले की, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि नरेश मीणा को जल्दी से गुस्सा आ जाता है और शायद इस वजह से ये होता है कि वो जेल जा रहे हैं, क्योंकि वो आक्रोशित हो जाते हैं। और राजनीति की बात करें या हम सोशल सामाजिक तौर पर बात करें तो एक धैर्य रखना ज़रूरी होता है किसी भी नेता के लिए, और क्योंकि वो भी एक जनप्रतिनिधि हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो ये धैर्य रखना उनके लिए ज़रूरी। क्या आपको लगता है यही एक कारण है उनके इस जेल में जाने का? बिल्कुल मैडम, धैर्य भी रखना चाहिए, धैर्य भी है उनमें, ऐसी कोई बात नहीं कि धैर्य नहीं है उनमें। वो जो ये सरकार उनकी पॉपुलेशन से उनकी जो काम कर रहे हैं, तो लोग जो जन क्रांति यात्रा निकाल रहे थे उसमें इतने लोग जुड़े थे मैडम, दिनों दिन बढ़ते ही जा रही थी तादाद। जब उनियारा पहुंचती तो लगभग उसमें लाखों की भीड़ आती है उनियारा में।
देवली उनियारा में वो यात्रा जनक्रांति यात्रा सफल होती तो सरकार को ये भय था कि अगर इनकी यात्रा सफल हो गई तो ये आने वाले टाइम में डिस्टर्ब करेगा सबको। इस चक्कर में उनको षड्यंत्र पूर्वक फंसाने का काम कर रहे हैं मैडम। पहले समरावता जो चुनाव लड़े वो तो वहाँ हो सकता है गलती हो गई होगी, तो उसके बाद में पर झालावाड़ में उनकी कोई गलती नहीं थी मैडम, जो सरकार ने जानबूझ के अंदर डाला है उनको। अब आज आप लोग यहाँ शहीद स्मारक पर बैठे हैं, उनके पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं और भी तमाम लोग उनसे जुड़े हुए यहाँ मौजूद हैं, स्टेज पर बैठे हैं और समर्थन में जो लोग हैं समर्थक उनके वो भी यहाँ मौजूद हैं। आज आप लोग जमानत के लिए बैठे हैं या रिहाई के लिए बैठे हैं? मैडम हम समरावता में जो वहाँ झालावाड़ में मृत पिलोदी गांव में जो घटना घटी है उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं जी। जो उन बच्चों को न्याय मिले, उनको अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है, उनको 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा दे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे और जो झालावाड़ में नरेश भाई साहब को षड्यंत्रपूर्ण फंसाया गया है उसकी न्यायिक जांच हो। ऐसी कोई घटना नहीं घटी, उसकी मांगे हैं जो अभी बताई है वहाँ से 5 बजे बाद में जो भी मांगे हैं वो अभी बता दी जाएगी आपको। जी देखिए, लेकिन दूसरे तौर पर आज के जो हमारा मुख्य मुद्दा है, एक तो जो झालावाड़ में जो घटना हुई उनमें बच्चों को 1 करोड़ का मुआवजा और घायलों को 50 लाख रुपए दिए जाए। हमारी दूसरी मांग है जो राजस्थान में, पूरे राजस्थान में ईमानदारी की छाप छोड़ने वाले मंत्री भरत सिंह जी जिन पे फिलहाल अभी 2-3 दिन पहले उनकी पत्नी के ऊपर जो फर्जी मुकदमा लगाया गया है, हम ये भी चाहते हैं कि भरत सिंह जी की पत्नी के जो मुकदमा लगाया है वो भी वापस लिया जाए। नरेश भाई साहब पर जो अभी झालावाड़ में जो मुकदमा लगाया वो पूरी तरह से गलत है। आप कहते हो कि एम्बुलेंस की बात कर रहे थे मैडम, आप हमारे पास वीडियो जिसमें भाई साहब कहते हुए नजर आए कि एम्बुलेंस को रास्ता दो, एम्बुलेंस को निकलने दो। वहाँ पे बीजेपी के लोग थे जो रास्ता जाम किए हुए थे, उनकी वीडियो है, लेकिन उन लोगों को इस सरकार ने कुछ नहीं किया। और जो एक किसान का बेटा जो राजनीति में उभर रहा था, बच्चों की मांग कर रहा था, उसको गिरफ्तार करके जिस तरह दबाना चाहते हैं, हमारी यही मांग है कि उनको मुकदमा भी वापस लिया जाए और भरत सिंह जी की पत्नी के ऊपर जो मुकदमा लगाया गया है एसीबी का, वो मुकदमा वापस लिया जाए और बच्चों को उनको न्याय मिले। जी देखिए, अब आप लोगों का इतना हम कहें भारी तादाद में समर्थन है नरेश मीणा के साथ, तो अब जब अगली रिहाई सुनवाई जब भी होती है तब उनकी रिहाई की बात की जाए या उनकी ज़मानत की बात की जाए झालावाड़ वाले मामले में। दूसरी ओर ये भी देखा है कि जब वो समरावता वाले कांड से निकलकर बाहर आए थे तो वो ज़मानत पर बाहर आए थे। 13 जुलाई को जब वो बाहर आए थे तब न्यायालय का ये भी कहना था आप किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, किसी भी आप समारोह में नहीं जाएंगे, सम्मिलित नहीं होंगे। तमाम ये सारी पाबंदियाँ उस वक्त थी। 25 तारीख को उन्हें जाना भी था पेशी, मतलब 25 तारीख को हर महीने उनके ये भी था कि पेशी होगी, आपको जाना होगा, एक बार आना होगा यहाँ पर। बावजूद उसके उन्होंने जनक्रांति यात्रा की शुरुआत की और जो न्यायालय का कहना था उसके विरुद्ध गए, तो शायद हो सकता है ये मामला भी उससे जुड़ा हो। जब जनक्रांति यात्रा स्टार्ट हुई थी तो उसको चालू हुए 5 दिन हो गए थे। अगर सरकार चाहती कि भीड़ का जो आप कहना चाहते हो कि न्याय जांच, तो 5 दिनों पहले रोक देती सरकार कि आप एक जनक्रांति यात्रा मत निकालो, तब तो सरकार आगे आगे नहीं आई। इसी घटनाओं के बच्चों की तो वहाँ पे नरेश मीणा किसी समारोह में गया नहीं, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम में नहीं गया। ऐसी दुखद घटना थी जो पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया था, उस घटना में गया है। तो सरकार बातें बनाना चाह रही है। ये तो नरेश जी को भी पता है ना कि मेरे को 25 था, मैं उसमें बता देना चाहता हूँ। जिस दिन 25 तारीख की बात थी, 25 तारीख की सुबह भाई साहब नगर कोर्ट थाने में हाजिरी देने आए थे, मैं साथ था, हाजिरी दे के गए थे, पूरी न्यायिक पालना की थी। उसके बाद क्रांति यात्रा निकल रही थी, जब ऐसी घटना हो गई तो सभी नेता जा रहे थे, उनको जाने में क्या दिक्कत थी, चले जाने देते, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। तो एक सोची साची षड्यंत्र का शिकार बनाया जाता है उनको। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैडम, आप कहते हो कि नरेश मीणा उग्र होता है तो अपने परिवार के फायदे के लिए थोड़ी उग्र होता है। वो उग्र होता है तो आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए उग्र होता है, अपने परिवार के निजी काम के लिए तो कभी उग्र हुए नहीं। और उग्र होते तो किसी के लिए ऐसे थोड़ी बात है। आज आप देख सकते हो ये सामने धरना चल रहा है एसआई भर्ती परीक्षा का, 120 दिनों की सरकार के भी आंखें नहीं खुली। अब कब तक आदमी चुपचाप बैठा रहेगा? नहीं, वही कहना है। देखिए, समरावता वाले मामले में नरेश मीणा को 8 महीने का समय लगा था बाहर आने के लिए, और आपको भी पता है उस वक्त भी आप लोगों ने बहुत लंबे समय तक प्रदर्शन किया था, धरने किए थे, और 8 महीने बाद नरेश मीणा जमानत पर बाहर आए थे। रिहा अभी भी नहीं हुए वो समरावता वाले मामले में। बावजूद उसके अब जब ये झालावाड़ वाला मामला हो गया है तो क्या ऐसा लग रहा है कि अभी भी लंबा समय उनका जेल में बीतने वाला है? हाँ, इस सरकार ने देखो ना, जब घटना झालावाड़ को हुई थी तो कल या परसों उन्होंने जो समरावता का जो प्रकरण था उसमें उनकी जमानत खारिज करने की याचिका लगा दी। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार कहीं न कहीं नरेश मीणा को षड्यंत्र में फंसा के लंबे समय तक जेल में रखना चाहती है। तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार? आप लोग बार बार कहते हैं षड्यंत्र है या सत्ता का, ये कहें सत्ता ये चाह रही है नरेश मीणा को बाहर नहीं आने देना चाह रही है, ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही है? सर, ये सरकारें चाहती हैं कि नरेश मीणा झुक जाए
मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ कि सरकार चाहती है कि नरेश मीणा झुक जाए और हमारा समर्थन ले ले। अगर खाली नरेश मीणा जी बीजेपी ज्वाइन कर ले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से खाली उनकी जमानत हो जाए। जी देखिए, ये वाली बात मैं जब खुद नरेश मीणा जी से मिली थी, जब वो जमानत से बाहर आए थे, झालावाड़ जो समरावता वाला कांड था उसके बाद जमानत पर जब बाहर आए थे, और तमाम ये सारी चीज़ें बातचीत मेरी भी उनसे हुई थी। अब कहना ये था उस वक्त भी जनता के मन में और जो उनके समर्थक थे उनके मन में ये था कि सरकार कर रही है, लेकिन जब वो बाहर आए थे, बाहर आने के बाद उन्होंने तो पूरा साथ दिया था। जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, उनका कहना है कि पूरा श्रेय वो मुख्यमंत्री को दे रहे थे बाहर आने का। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही है कि समीकरण उस वक्त भी बदल रहे थे। मैडम, हर चीज़ की अलग समीकरण होती है। जब समरावता प्रकरण हुआ था उस टाइम पे हमने 25 तारीख को विधानसभा घेराव रखा था, और शायद वो घेराव होता तो इस राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान की धरती में तहलका मच जाता। उस विधानसभा घेराव को रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उनके पिताजी को आवास से बुला के वार्ता की थी। वार्ता करके मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम आप ये धरना स्थगित कर दो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और नरेश जी मीणा को जमानत मिल जाएगी और समरावता गांव को न्याय मिल जाएगा। लेकिन समय निकलने के बाद भी जब मुख्यमंत्री जी अपनी मांगों पर अपनी बात नहीं माने, तो मुख्यमंत्री जी ने कहीं न कहीं अपनी बात रखने के लिए मदद की। तो नरेश जी मीणा ने कहा है मुख्यमंत्री जी से जो बात हुई थी पिताजी की, उस पर वो उतरे, उसमें इतना सा मामला का वह मुख्यमंत्री जी ने मदद की। जी अब देखिए, विधानसभा घेराव की बात आपने समरावता कांड में भी की थी, और अब अगर फिर से हम बात करें झालावाड़ वाले मामले की, तो रिहाई या जमानत नहीं होती है, तो क्या जब विधानसभा सत्र अभी शुरू होगा सितंबर में, तो आप लोग घेराव करेंगे विधानसभा? बिल्कुल मैडम, हम रूपरेखा बनाएंगे। अभी शाम को रूपरेखा बना के और विधानसभा का घेराव रूपरेखा बनाएंगे। 1 तारीख से विधानसभा चालू हो रही है। देखिए 21 तारीख को ये कहना था, 21 तारीख का आप जयपुर शहीद स्मारक पर देखिएगा। अब देखना यहाँ पर यही हुआ कि आप लोग आए हैं समर्थन में नरेश मीणा की रिहाई को लेकर और झालावाड़ में मुआवजे की बात को लेकर भी, लेकिन कोई आक्रोशित वाली बात नहीं है, क्योंकि आज मौन रखा जा रहा है। हम सरकार को गांधीवादी तरीके से बताने आए हैं कि हम गांधीवादी जी के तरीके से धरना दे रहे हैं। सरकार को हमारी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि बच्चों को न्याय दो और नरेश मीणा को रिहा करो, जो झूठी मुकदमे लगाए वो वापस लो। और एक भरत सिंह जी कुन्नरपुरे पूर्व मंत्री थे सरकार में, उनकी पत्नी के ऊपर जो एसीबी में झूठा मुकदमा दर्ज हुआ उसको वापस लो। हम गांधीवादी तरीके से सरकार को बता रहे हैं। उसके बाद में मैडम हम विधानसभा घेराव की तैयारी करेंगे। देखिए पहले भी मुख्यमंत्री जी ने आपको आश्वासन दिया था विधानसभा घेराव के बात पर लेकर कि मैं जमानत करवाऊंगा, रिहाई करवाऊंगा, और उसके बाद भी हम बात करें मार्च में आपका घेराव था और जुलाई में जाकर जमानत मिली है। तो अगर फिर से आप ये बात करते हैं तो वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, तो आप लोग ऐसा करने वाले कि अब उनकी मांग को आप नहीं सुनेंगे, उनके आश्वासन पर आप नहीं ठहरेंगे? नहीं मैडम, अगर आश्वासन देंगे तो टाइम लेंगे। कितना टाइम का? ऐसे नहीं कि लंबा आश्वासन अगर सरकार की तरफ से मिलता है तो हम टाइम आएंगे, कितने टाइम का आश्वासन देते हैं वो, तो इतने दिन इंतजार करेंगे, नहीं तो फिर आगे की रूपरेखा बनाएंगे। मैडम बाबा, आप लोग यहाँ सभी आए हैं नरेश मीणा जी के समर्थन में कि भाई झालावाड़ में जो कुछ हुआ उन बच्चों को मुआवजा भी मिले और नरेश मीणा को रिहा भी करे। आपको क्या लगता है सरकार, जैसे मैं जितनी भी बार सुनती हूँ उनका कहना है सरकार षड्यंत्र रच रही है और नरेश मीणा को जेल में रखना चाह रही है क्योंकि वो लोकप्रिय हो रहा है, आपका क्या कहना है? सरकार जो भी कुछ कर रही है वो गलत कर रही है, क्योंकि निर्दोष आदमी को फंसाने के लिए उसने कई षड्यंत्र रचे हैं सरकार ने। हम मुख्यमंत्री जी माननीय श्रीमान जी से ये कहने जा रहे हैं कि निर्दोष आदमी को नरेश भाई को रिहा करे। बोल बाबा बोल। हम श्रीमान जी मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी नरेश भाई साहब को रिहा कर दो और जो मुआवजा डिमांड की है वो दे दो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। जी अब देखिए, हम जितनी बातचीत इन्होंने अभी और समर्थकों से की तो ये था कि 21 तारीख का तो आपका था और आज तो लेकिन मौन है। अब उन्होंने बात करी है कि सितंबर में जब विधानसभा शुरू होगी तब वो विधानसभा का घेराव करेंगे। जैसा पहले समरावता में कांड हुआ जब विधानसभा घेराव की बात की गई थी, वैसे ही अब होने वाला है। उसी प्रकार यहाँ भी वही आंदोलन करेंगे सब। देखिए या तो नरेश भाई को मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज ये शहीद स्मारक पे हमारे नरेश भाई साहब के आदरणीय पिताजी जो ये धरना दे रहे हैं, ये तो एक तरीके से अभिषेक भाई ये बड़े आंदोलन का एक संकेत है। ये तो अभी तो हम गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं। अगर सरकार ने हमारे नरेश भाई साहब के पिताजी की जो मांग है, जो झालावाड़ पीपलोदी पीड़ित बच्चों को न्याय की मांग और मुआवजे की जो मांग है, उसके अलावा नरेश भाई साहब के ऊपर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं झालावाड़ अस्पताल प्रशासन के द्वारा,
उन मुकदमों को वापस लेने सहित कई मांगे हैं नरेश भाई साहब के पिताजी की। अगर इन मांगों को सरकार जल्दी पूरा नहीं करती, अगर कोई ठोस आश्वासन नहीं देती, तो नरेश भाई साहब के पिताजी अभी आज ही आपसे सब लोगों से 5 बजे प्रेस वार्ता में आगे की रणनीति बता देंगे। हो सकता है कोई बड़ा आंदोलन करना पड़े, हो सकता है कोई विधानसभा घेराव या मुख्यमंत्री आवास घेराव जैसा बड़ा आंदोलन करना पड़े। वो सब हम नरेश भाई साहब के पिताजी जो भी आदेश देंगे उसके हिसाब से आगे काम करेंगे। हम सब उनके समर्थक, नरेश भाई साहब के समर्थक। देखिए, विधानसभा घेराव की बात या मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात या फिर बड़े समर्थन में रैली की बात हो, तो ये तो समरावता में जब थप्पड़ वाला कांड हुआ था तब भी की गई थी, लेकिन समय तो 8 महीने का लगा था। तो अब क्या करेंगे आप? देखिए मैडम, आपको पता उस टाइम सरकार आंदोलन की घोषणा से डर गई थी। उस टाइम सरकार नरेश भाई साहब के पिताजी मार्च में जब आप लोगों ने बोला था, उसके बाद जुलाई में नरेश मीणा बाहर आए हैं, 3 महीने बाद। मेरी बात सुनो, आंदोलन की घोषणा करी, सरकार को लगा होगा कि बड़ा आंदोलन होगा, 3-4 लाख लोग आएंगे, राजधानी को घेर लेंगे, यहाँ पुलिस प्रशासन से टकराएंगे। आपको पता नरेश भाई साहब के समर्थक कैसे हैं कैसे नहीं, आप सब जानते हो। तो सरकार डर गई थी, इसलिए नरेश भाई साहब के पिताजी को बजरलाल जी ने वार्ता के लिए बुलाया, उनको आश्वासन दिया कि आप आंदोलन स्थगित कर दो, हम ये नरेश भाई साहब को छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने मीठी गोली दी, लगभग 1 महीने बाद छोड़ने की बात बोली थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके 8 महीने तो लगे, लेकिन वो वादे पे खरे उतरे। अब फिर से आप लोग क्या चाहते हैं कि धीरे धीरे आपको फिर से मीठी गोली दी जाए और फिर से क्या 8 महीने उनको झालावाड़ वाले मामले में भी जेल में रख लें? अब देखिए मैडम, आपको पता है आदमी एक बार ठुकराता है लेकिन दूसरी बार वो संभल के चलता है। अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अब की बार तो जो भी होगा ना, कोई आंदोलन होगा, चाहे बड़ा आंदोलन होगा, बहुत मजबूती से होगा। और नरेश भाई साहब के पिताजी जैसा भी आदेश करेंगे हम उनके पीछे खड़े हैं। उनके जितने भी समर्थक हैं नरेश भाई साहब के पिताजी के पीछे खड़े हैं। वो जैसा भी आदेश देंगे, चाहे बड़ा आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन झालावाड़ पीड़ित बच्चों, मासूम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए और नरेश मीणा की रिहाई के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। हम नरेश भाई साहब के लिए मर मिटने को भी तैयार है। तो क्या आप जैसे आज तो कम तादाद में आप लोग हैं, तो जब भी आगे विधानसभा की घेराव की बात जो बार बार की जा रही है, तो तब क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? प्रतिक्रिया मैडम, जो भी हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं टीम के, वो जो भी निर्देशन देंगे उसका पालन करेंगे। और जो आंदोलन होगा वो वाकई में आंदोलन ही होगा और बड़ा होगा। ऐसा आंदोलन होगा जिससे सरकार को प्रभावित होके और उन्हें हमारे पक्ष में सुनवाई करनी पड़ेगी। जैसा अभी इन्होंने कहा कि अब पहले जैसा नहीं होगा, जैसे पिछली बार मीठी गोली दे दी गई वैसा अब नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, दूध का चूल्हा छाछ भी फूंक के पीता है। तो क्या अगर विधानसभा घेराव की बात होती है और मुख्यमंत्री जी फिर से आश्वासन देते हैं और बातचीत होती है सरपंच जी और मुख्यमंत्री जी की नहीं हो जाएगा, सेटलमेंट होता है, तो फिर क्या रहेगा आपका? मैडम, जो बातचीत होगी तो बातचीत की भी एक जगह रहेगी पिछली बार की तरह, क्योंकि भाई साहब जेल में थे और भाई साहब के साथ साथी जो युवा हैं, जो टीम है, वो क्रांतिकारी, उनमें राजनीतिक विचार इतने नहीं है। इसी कारण जो उन्होंने बात कही, जो समझौता किया, वो उन्होंने कमरे के अंदर कर लिया। जो अब की बार अगर वो बातचीत करने के लिए आते हैं तो उन्हें आप क्या मानते हैं कि नरेश मीणा के पिताजी हैं जो, उन्होंने पहली बार क्या गलत फैसला लिया था, पहली बार कमरे में बात करके गलत किया? जी, मैं ये मानना चाहता हूँ कि क्योंकि जो आंदोलन होता है उसमें 3-4 लोग आते, 3-4 लाख लोग आते और यहाँ अव्यवस्था भी फैलती। उन्होंने देखते हुए इस चीज़ को उनसे बातचीत करना सही समझा। तो बातचीत, हमारा मानना ये है कि वो बातचीत एक बंद कमरे में नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी ने भगवान की तस्वीर की तरफ इशारा करके आश्वासन दे दिया और भगवान को मान लिया इन्होंने। देखिए, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिकल नॉलेज हो तो एक बात कहूँगी, किरोड़ीलाल मीणा जी का भी सेम स्टेटमेंट है कि जो नरेश मीणा के पिताजी हैं उन्हें इस तरीके से अकेले में बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पूरा समाज साथ है और आज भी आप सभी साथ हैं, मीणा समाज के लोग, तो उस वक्त भी ऐसा ही होना चाहिए था। तो क्या अब जो उन्होंने, आपका कहना, अभी आपने मेरी बात पे कहा हाँ, तो आप कह रहे हैं कि नरेश मीणा के पिताजी गलत है? नहीं मैम, पिताजी गलत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो समझौता हुआ है, जो समझौता है वो कमरे में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि राजनीतिक सूझबूझ के लोग उसमें कम थे। जो समझौता, अब अगर मुख्यमंत्री बात करने आएंगे सूझबूझ से, हाँ, राजनीति, जो सरपंच साहब है उनसे ज्यादा राजनीति कौन करेगा? सरपंच साहब भावनाओं में थोड़े आगे, क्योंकि वरिष्ठ लोग हैं, इतना बड़ा नेता, मुख्यमंत्री अगर भगवान की तस्वीर तरफ इशारा करके बोल रहा है तो कोई विश्वास कर लेगा। तो अब अगर मुख्यमंत्री बात करने की कहते हैं तो हम बात मंच पे करेंगे, पूरी जनता के सामने करेंगे, अंदर बात नहीं करेंगे। मतलब आप नरेश मीणा के पिताजी के डिसीजन पे भी ऊपर जाएंगे और आप बात कहेंगे कि ये जो भी बात हो सबके सामने हो? सबके सामने हो, सबके सामने बात होनी चाहिए, जनता के सामने बात होनी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो बात की वो अंदर ही अंदर पलट गए।
जी भाई रह गए ना उन्होंने, वहाँ बात करी, वहाँ कोई देखने वाला नहीं था, अंदर इनको अलाउ नहीं किया कि ये रिकॉर्ड कर सके उस चीज़ को कि मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट तो सामने था ना, पब्लिक के भी सामने था, मीडिया के भी सामने था कि आश्वासन दिया है उन्होंने, गोवर्धन जी की कसम खाई है कि मैं बाहर लेकर आऊँगा, आप लोग विधानसभा घेराव मत करो, और वो आश्वासन पूरा भी हुआ है, भले 3 महीने बाद। और इन्होंने कहा जैसे 8 महीने रख लिया कोई बात नहीं, लेकिन बाहर तो आ गए थे ना जमानत पर। मैम बाहर तो आ गए, वो तो बात ठीक है, पर जो उन्होंने जो वादा किया था 1 महीने का वो तो नहीं निभा पाए ना कहीं ना कहीं, और उनको ऑन कैमरा नहीं कह पाए, ना किसी मीडिया ने उनसे जाके पूछा कि आपने 1 महीने का आश्वासन दिया था नरेश भाई साहब के पिताजी को, उसका क्या हुआ? देखिए मीडिया मुख्यमंत्री से जाके ये बात नहीं पूछ सकती है, आश्वासन उनके पिताजी को दिया गया था तो वो ये बात पूछ सकते हैं। अब की बार आश्वासन हम मीडिया के सामने ही लेंगे तो ना मीडिया को पूछने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और को पूछने की जरूरत पड़ेगी, आश्वासन सामने होगा, सबके सामने होगा, सर्व समाज के सामने मतलब होगा। निर्णय अब नरेश मीणा जी, लिखित में वैसे नहीं होगा, लिखित में होगा, और मेन जो हमारा मुद्दा मतलब है जिस तरीके से न्यायालय एकदम प्रूफ के साथ चलता है, आप बिल्कुल लिखित में होगा। ये क्रांतिकारी ऐसा है कि अगर अब तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में कर रहे हैं, और हमारे पिता तुल कल्याण सिंह जी उनके दायरे में जैसे दिशा निर्देश देंगे, हमारे पिता तुल्य है, ये सेना है ना ऐसी क्रांतिकारी, ये मर मिटने के लिए तैयार। भाई साहब ने बहुत अन्याय सहन कर लिया, जेल में बार बार सरकार झूठे केस लगा के डाले। अगर इनको जेल में डालने का शौक है, मैं मेरी बताऊं, मेरा नाम सुरेश मीणा, झालाटाल विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़। अगर ये सोचते कि ये जो क्रांतिकारी हजारों नरेश मीणा है, कितनों को डालोगे तुम जेल में, मैं हथकड़ी डलवाने के लिए हूँ। अगर उनको ऐसा ही करना है, अगर वे न्याय नहीं दे सकते, हक अधिकार नहीं दे सकते राजस्थान के गरीब किसान मजदूर को, तो हम जेल जाने के लिए तैयार है। आज लिखित में होगा और ठोस कदम नहीं दिया हमको लिखित में, तो आगे के लिए जितने भी हमारे भाई हैं सब बैठ के विचार विमर्श किया जाएगा, और आज ही रणनीति रूपरेखा तैयार किया जाएगा। आगे के लिए ऐसा आंदोलन होगा राजस्थान के अंदर, या तो सीएम घेराव ही होगा या विधानसभा सिस्टम पूरा अहम कर देंगे, हम चलने ही नहीं देंगे। और सुनो, हम राजी से, हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं करेंगे। इनको जेल में ही डालने का शौक है, तो मैं कह रहा हूँ ये सब जाने के लिए तैयार हैं। अब घर से भी दुखी हैं हम, हमने बालक बच्चे बीबी बच्ची बोलते तो पापा तब आओ घर पर, पत्नी से दुखी होकर आ रहे हैं या फिर अपने घर वालों से दुखी होकर आ रहे हैं? नरेश मीणा के लिए शरीर है, एडी से चोटी थे, मैंने कुर्बान दे दिया, मैं मर भी जाऊँ ना तो मेरी कोई टेंशन नहीं है। मैंने जयपुर सीएम आवास भूख हड़ताल आमने भी किया था, मैंने मिली मुलाकात की, आपने देखा होगा जगत न्यूज ने सब कुछ, और संघर्ष कर रहा हूँ मैं, और अंतिम सांस तक करूँगा ने। हमने काफ़ी बार जेल गए, आंदोलन किया है, और ऐसी लाठी खाई है पुलिस की, और वो लाठी आप भगत सिंह तरह ऐसी कील साबित हुई है, हम मरने वाले ने। देखिए आपके बातों से ये पता चल रहा है कि आपको भी तजुर्बा बहुत है। एक चीज़ पूछती हूँ आपसे, जो बैठे हैं सरपंच साहब कल्याण जी, क्या इनको तजुर्बे की कमी है? नहीं, सब कुछ है, बढ़िया तजुर्बा है। अभी इनसे बात हो रही थी मेरी, इन्होंने कहा शायद जो सरपंच साहब है इन्हें राजनीतिक तौर पर थोड़ा तजुर्बा कम है, इसलिए प्रकाश जाट भाई आगे आए। एक बार इसलिए उस वक्त वो है ना मुख्यमंत्री प्रकाश जी आगे हैं, गए आरयू और से बंद कमरे में बात कर ली। प्रकाश जाट जी, हमारे पिताजी पिता तुल्य एक धर्म सत्य न्याय के मार्ग पर चलते हैं, तो उनको झूठे आवाज में लेके वे सीधा आदमी है, बाकी तुम जान हैं तजुर्बा खूब है, देखिए ऑन कैमरा है ये सुनो, नहीं विश्वास कर लिया तो। और वे भजनलाल जी ने जो कहा आपको पता होगा, गोवर्धन जी कसम खा के, तो लेकिन देखिए उसके बाद हम नरेश मीणा जी से भी जुड़े हैं। नरेश मीणा जी ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने तो अपनी बात पूरी की है, और आज मैं बाहर हूँ तो उनकी वजह से। कुछ विरोधी लोग हैं, वे नहीं चाहते कि नरेश भाई साहब राजस्थान में कोई बड़ा लीडर ऊपर गया, जबकि बन चुका है। हम रियलिटी बता रहे, लिखित में दे सकते हैं, लीडर बन चुका, बहुत तगड़ा है, सब समाज का बन चुका है। और 28 में तो है ना, मैं एक विधायक नहीं, उसके इसमें से हजारों क्रांतिकारी उनमें से देखना तुम, कम से कम 4-5 विधायक तो बनेंगे। और आने वाले समय में अगर इन्होंने आज हमको लिखित में नहीं दिया ना, उसके बाद ऐसा यहाँ से रणनीति रूपरेखा तैयार की जाएगी। ये इतने क्रांतिकारी है ना, मर मिटने के लिए तैयार है, हटेंगे नहीं, जेल जाने के लिए तैयार है। कहीं जब ये देखिए पुलिस कमिश्नरेट मनोज गुजर जी कानपुर से जो है ना, अगर लाठीचार्ज होता है तो कितने लोग बचेंगे यहाँ पे? आवाज नहीं, क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ पुलिस कमिश्नरेट के जस्ट सामने शहीद स्मारक है, यहाँ पर अभी क्योंकि पुलिस यहाँ पर है, भारी तादाद में है, अगर अभी यहाँ पर लाठीचार्ज हो जाता है तो कितने लोग बचेंगे? मैडम जी, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, हम दायरे में रहेंगे, हम भाई साहब के पिताजी के नियम को मानेंगे। अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता को अगर अभद्र साथ भाषा का प्रयोग किया और किसी लाठीचार्ज अगर गलत किया तो हम भी, ये सेना ने बिगड़ जाए, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम जेल जाने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे, जेल जाने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है।
पर हम नरेश भाई साहब के साथ इतना अन्याय अत्याचार जो शोषण हुआ है ना, अब हम सहन नहीं कर सकते। कितनी बार जेल में डाल दिया, अब आज 45 साल होगा। अब एक क्रांतिकारी, अब हमारे अंदर नरेश मीणा का खून दौड़ रहा है। मतलब जितने लोग यहाँ पे अगर सब जेल में चल जाए, जेल भराव हो जाए, तो उसके लिए आंदोलन का करो, मेरे को नहीं तो जेल भरो आंदोलन का। ऐसे क्रांतिकारी है, हम मर सीधा पुलिस से टकराएंगे, हम सीधा टकराएंगे। और नरेश के समर्थक डरते नहीं है। फिर प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अगर इनको जेल में डालने को सौ केस लगाने को पूरा सेक्शन लगा दो और आने जेल भरो आंदोलन होगा, जेल भरो आंदोलन। अगर भजन लाल ऐसे नहीं मानेगा ना, हम जेल जाने चाहते हैं, जेल जाएंगे। तो अब नरेश मीणा जी के सुपुत्र हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर जी। तो अब आपने जैसे कि मैसेज दिया कि जो नेता जिनकी वजह से ये बच्चों की जान गई, 7 मासूम बच्चों की, उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो आपके पिताजी हैं वो हक के लिए लड़ रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे और उनको जेल में डाला गया। और इससे पहले समरावता में भी वो जेल में गए थे। तो आप सरकार को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मेरे पापा वहाँ पे उन बच्चों के परिजनों के लिए न्याय मांग रहे थे। जो लोग एरोप्लेन से जिनकी मृत्यु हो गई उन्हें 1-1 करोड़, और वो जो मासूम बच्चे जिनके स्कूल से मृत्यु हो गई उन्हें बस 10-10 लाख। ये कैसा इंसाफ है? मतलब वो गरीबों के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? और अगर हमने अभी ये किया है सत्याग्रह, अगर इससे का हमको कोई परिणाम नहीं मिलता तो हम आने वाले टाइम पे इतना बड़ा विधानसभा घेराव करेंगे। ये सरकार अपने आप उन बच्चों को न्याय देगी और मेरे पापा को रिहा करेगी। आप देखते हैं कि आपके पापा के लिए देखो कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। अच्छा लगता है कि पापा के लिए इतने सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे पापा हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं। इसी का ये परिणाम है, यहाँ पे इतने लोग मेरे पापा के लिए आते हैं। जी, आप देखते हैं कि आपके दादू हैं, आपके पिताजी हैं, दोनों ही राजनीति में हैं, ये सरपंच हैं और वो भी बहुत, हम बात करें कि राजनीति में बहुत समय से हैं, बहुत अच्छे एक नेता के रूप में निखर कर आते हैं। तो क्या आप भी अपने दादू और पापा जैसा बनना चाहते हैं? नहीं, आपको राजनीति में नहीं आना है, लेकिन इनके जैसा बनना तो चाहते होंगे, एकदम सच की लड़ाई लड़ने जैसा। हाँ, ऐसे जरूरी थोड़ी कि नेता एक सच्चाई की लड़ाई लड़ सकता है और कोई भी तो सच्चाई की लड़ाई लड़ सकता है, बस वही। तो आपको किसी और सर्विस में जाना है? हाँ। क्या बनना है बड़े होकर? अभी सोचा नहीं। अभी सोचा नहीं है, चलो ये अच्छी बात है। लेकिन आप जो ये यहाँ पर जो लोग आपके पापा के लिए आए, इनके लिए क्या कहेंगे? इनको थैंक यू आप किस तरीके से कहेंगे? इनका हमारे ऊपर हमेशा एहसान रहेगा। हम जहाँ बोलते हैं ये आ जाते हैं हमारी मदद के लिए, और इनका हमेशा हमारे ऊपर एहसान रहेगा। अब हमारे साथ प्रहलाद खटाना जी जुड़ चुके हैं। सर, आज के पूरे इस कार्यक्रम की हम बात करें तो मौन रखा गया और अब सभी को आपने सभी प्रश्नों का जवाब दिया है, ज्ञापन सौंपा गया है, विधानसभा घेराव की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो आगे क्या प्रतिक्रिया है? आगे की प्रतिक्रिया, जिस तरीके से अभी भाई नरेश के पिताजी यहाँ बैठे थे और आदरणीय अतुल प्रधान जी और साथ में पूर्व मंत्री गुड़ा जी आए और तमाम नरेश मीणा के जो क्रांतिकारी साथी हैं जो राजस्थान के अलग अलग कोने से आए, प्रशासन के भारे परेशान करने के बाद, नेताओं के डराने धमकाने के बाद आज लोग यहाँ पहुँच करके संदेश दिया साफ तौर से कि जो हमारी मांगें अगर उनको मान लिया जाए समय के अनुसार तो ठीक है, नहीं माना जाएगा तो विधानसभा का ऐलान कर दिया है, तारीख सबको बता दी जाएगी, तय समय पर जिस दिन तारीख का ऐलान होगा उस दिन फिर दोबारा से राजस्थान की विधानसभा का घेराव किया जाएगा। जी, और अभी जब यहाँ पर हम बातचीत करते हैं समर्थकों से तो कहीं ना कहीं बार बार ये षड्यंत्र वाली बात आती है, आपको भी क्या लगता है यही ऐसा मामला है? राजनीति में षड्यंत्र चलते रहते हैं मैडम। जब कोई आदमी नीचे से बड़ा हो रहा होता है, एक जो पौधा उगता है, बड़े बड़े बरगद के पेड़ बड़े नेता हैं, तो किसको अच्छा लगता है कि बरगद के पेड़ों जब मजबूत हैं तो नीचे से कोई छोटा अगर पेड़ बड़ा होगा तो बुरा लगता है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इन चीज़ों को अनदेखा करते हुए 3600 कौम, सभी जाति धर्मों के लोग, क्योंकि नरेश मीणा एक दलित आदिवासी के मासूम बच्चों की हत्याएं जब हो गई, उनको हत्याएं कहेंगे हम लोग, जो शासन और प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई, उनको न्याय दिलाने के लिए वो आदमी जेल में, फिर भी कलेजा तो देखो उस बाप का, और कलेजा देखो नरेश मीणा के बेटे का, अनिरुद्ध का, जो अभी कह रहा था कि हम नरेश मीणा, मेरे पिताजी जेल में रहे, हम उनको छुड़ाने के लिए नहीं आए, लेकिन जो लोग मासूम बच्चे मारे गए तो उनको न्याय मिलना चाहिए। अरे गर्व होना चाहिए राजस्थान और देश की जनता को ऐसे परिवार पर, माँ बाप पर और बेटों पर। मुझे आशा है और भरोसा और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि जिस दिन विधानसभा की तारीख का ऐलान का घोषणा होगी उस दिन नज़ारा कुछ अलग होगा। और सरकारें जिस तरीके से, मुझे तो ये लगता है कि दोबारा से ये लोग कहेंगे आइए समझौता करें, लेकिन आज साफ तौर से कह दिया गया है कि समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब जब विधानसभा घेराव की बात होती है और मुख्यमंत्री जी फिर से आपसे आश्वासन की बात करते हैं तो क्या आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं, अभी साफ मना कर दिया नरेश मीणा जी के पिताजी ने कि कोई समझौते की बात नहीं होगी, क्योंकि जो उन्होंने पहले समझौता किया उसमें धोखा कर दिया। आखिरकार होता क्या है मैडम,
राजनीति में क्या होता है कि पहले समझौता करते हैं, समझौता करके उनको पूरा नहीं करते हैं, फिर उन्हीं चेहरों को एक्सपोज करते हैं। ये राजनीति का एक फंडा है भाई। पहले तो नरेश मीणा के पिताजी को बुला लिया, साथियों को बुला लिया, उनको पूरा लागू किया नहीं, उससे पहले उन्होंने दोबारा से जेल में डाल दिया। एक नैरेटिव सेट करते हैं कि भाई पहले तो इनके पिताजी ने बात की थी प्रशासन से, सरकार से, हो सकता है दोबारा से ये बातें कर लें, और फिर कुछ नेता होते हैं उस माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं, लेकिन अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा जी। और कहीं ना कहीं ये मानना हो रहा है कि नरेश मीणा जी को थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है, इस वजह से ये सारी गलतियां राजनीति में हो जाती है। मैं आपको साफ तौर से बता दूं, हर उस आदमी को गुस्सा आता है जो स्वाभिमानी होता है, हर उस आदमी को गुस्सा आता है जो व्यवस्थाओं से लड़ता है, हर उस आदमी को गुस्सा आता है जिसके पास वो साधन संसाधन, वो ताकत ना हो, और फिर वो जी जान से मेहनत कर रहा हो और उसको वो उचित मौका नहीं मिल रहा हो, तो गुस्सा ना स्वाभाविक है। और नरेश मीणा अगर किसी खुद के लिए गुस्सा नहीं कर रहा, पावर के लिए नहीं कर रहा, पैसे के लिए नहीं कर रहा, तो उसका गुस्सा स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, समरावता और झालावाड़ को लोग कंपेयर करने पर आते हैं, पर कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं जो वाकई नरेश मीणा से इतने जुड़ चुके हैं, उनका कहना है कि समरावता में तो गलती हो गई थी, मान लिया गया, लेकिन झालावाड़ में कोई गलती नहीं की गई थी, इसलिए उस वक्त तो 8 महीने जेल में रख लिया, अब नहीं रखने देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर कह रहा हूँ, नरेश मीणा एक विचार है, नरेश मीणा एक क्रांति है, नरेश मीणा एक नई ऊर्जा है, नरेश मीणा एक नया भविष्य है। जितने दिन जेल में रहेगा इतने लोग जुड़ते जाएंगे और इतना ही मजबूत होकर के बाहर आएगा। आज का ये एक दिवसीय मौन और ये सत्याग्रह जो रखा, वो इसलिए था कि जो झालावाड़ में पिपलोदी गांव में जो मासूम बच्चों की जो स्कूल हादसे में मौत हुई, उनको न्याय दिलाने के लिए नरेश वहाँ गया और उसको निर्दोष को जेल में डाला। तो हमारा ये था कि सबसे पहले तो नरेश को जेल में रहे नहीं छोड़े, लेकिन उन बच्चों को न्याय पहले मिले, क्योंकि उन बच्चों के वो देखा उनके हमने घरों को, उनके भेड़ बकरियान आदमी उन घरों में रहते हैं जो ऊपर छत नहीं है, तिरपाल बिछा कर वो मतलब तान रखे, और उनको बड़ी आशा थी कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कुछ अच्छा करेंगे तो हम भी एक अच्छा जीवन जिएंगे, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। और नरेश ने, उसकी जनक्रांति यात्रा चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, लेकिन अचानक ऐसी घटना हुई जिससे पूरा देश हिल गया। तो नरेश को छोड़ के उसका जाना जरूरी था, और वो गया वहाँ, एक जननेता का फर्ज भी बन जाता, और वहाँ जाकर के उसने शांतिपूर्ण तरीके से कोई मतलब उसने कोई रास्ता कुछ भी नहीं किया। धरना पहले से चल रहा था, परिवार वालों को ढांढस बंधाया, उनको हिम्मत दी, उनके लिए सहायता राशि की मांग की। इस पर पुलिस ने मतलब प्रशासन ने, जो भी वहाँ है, भ्रष्ट तंत्र में कहूँगा, उन्होंने बिल्कुल झूठा उसे फंसाया गया। देखिए, नरेश मीणा जी हमेशा सच के खिलाफ, सच के साथ खड़े हैं और झूठ के खिलाफ लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता अभी भी निखर कर उनके साथ सामने नहीं आता है कि उनके साथ में खड़ा हो या सरकार के खिलाफ लड़े, वो विपक्ष के तौर पर हो या पक्ष के तौर पर हो। पहले प्रहलाद गुंजल जी समरावता वाले केस में तो उनके साथ थे, लेकिन अब तो कोई भी नहीं है। इस पर ये तो बात सब मैं कुछ नेता के बारे में, और इनका तो आह्वान है, ये नरेश के पिताजी के रूप में जब यहाँ आए हैं तो ये सबका सम्मान करते हैं, जो भी आए वही बड़ा नेता है। इस नरेश की लड़ाई में, क्रांतिकारी भगत सिंह की लड़ाई में जो भी नेता आएगा वो बड़ा नेता है, कोई छोटा नहीं है। ये सब किसे और जो अब ये पता नहीं, अब आज एक भरत सिंह जी का भी हमने ज्ञापन में दिया। भरत सिंह जी से जैसा बड़ा ईमानदार कोई राजस्थान में नहीं है। कहीं कोई बात आती है तो ये हम उदाहरण देते हैं कि तू क्या भरत सिंह जी थोड़ी है, ईमानदारी की बात आती, उनके ऊपर मतलब उनको ये करने लगे, क्योंकि वो नरेश का मतलब ये जन क्रांति यात्रा में उनको मतलब समर्थन करते, सब वो करते हैं। मतलब नरेश मीणा जी के समर्थन में कोई आ रहा है तो उसको भी हाँ हो सकता है, मतलब जब जैसा भरत सिंह जी के साथ हुआ जी। अब आज यहाँ तो राज उसका बिरला का चल रहा जी, यहाँ तो राज ही हम तो ये मानते हैं उसका चल रहा, उसका वो OCD वो दत्ता तो कुछ भी कानून को हाथ में ले कुछ भी कर दे, मानव तस्करी करे, कुछ भी करे, रेत बदरी माफिया करे, उनके लिए तो कोई कानून नहीं। और नरेश एक गरीबों के लिए मतलब उनको करे, उसको जेल में डाल दे, पहले 8 महीने जेल में रहा और फिर वहाँ गया, फिर जेल में डाल दिया। तो ये जनता, अब वो हमने तो कहा ना कि मैंने तो कहा ना कि अब ये जनता उसका मतलब वो करेगी, हम उसका निर्णय कुछ नहीं करेंगे। अब उसके लिए मतलब जनता और नरेश मिलकर विधानसभा घेराव की क्या प्रतिक्रिया है? वो करेंगे, लेकिन अभी वो तारीख फिर से भी सलाह वो करके करेंगे। झालावाड़ जिले में जो पिपलोदी गांव में
जो मासूम बच्चों की स्कूल हादसे में मौत हुई, और वो बच्चे भी उन आदिवासी भील समाज के 5 बच्चे थे जिनके रहने के घर नहीं हैं, और दूसरे 2 बच्चे सगे भाई बहन एक दलित रेगर समाज के थे। दोनों भाई बहनों की जो मौत हुई स्कूल हादसे में, उसका सीधा सीधा मौत क्या, जिन्होंने जिम्मेदारों ने वो स्कूल को मतलब वो किया, उनको मारना, मैं तो कहूँगा उन्होंने मरवाया उनको बच्चों को। और इसको लेकर के नरेश की जो जन क्रांति यात्रा चल रही थी, उसको छोड़ करके उनका न्याय दिलाने के लिए वो वहाँ गया। वहाँ धरना पहले से लोग करके बैठे थे। उनके परिवार वालों को उनको सहायता राशि दिलाने की ये मांग करके वो भी धरने में बैठा, उनमें शामिल हुआ। तो एक षड्यंत्र पूर्वक झूठे मतलब मुकदमा लगा करके उसको निर्दोष को, जिसको वहाँ प्रत्यक्षदर्शी कोई भी नहीं बता सकता, और झूठे जेल में डाला है। तो एक तो उसको लेकर के ये आज का ये सांकेतिक धरना है, को मतलब सरकार को ये समझाने की बात है कि आगे जो लोगों का ये जो रोष है, इस तरह से कानून देश में संविधान में बनाया गया कानून सबके लिए समान है, लेकिन कानून के 2 वो भाग कर रखे हैं। बड़ों के लिए कानून अलग होता है, छोटों के लिए कानून छोटा हो जाता है। तो इसको लेकर एक दूसरा समझौता को लेकर के, जो पहले सरकार ने हमें बुलाया था, परिवारजनों को बुला करके हमसे जो समझौता किया था, उसमें समझौते में कुछ बातें होकर के वो समझौता अधूरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें भरोसा दिलाया था, और मुख्यमंत्री जी राजनीति नहीं धर्म नीति के हिसाब से भी हमसे बात हुई थी, तो हमने उन पर विश्वास किया था। लेकिन वो विश्वास पे अभी पूरा मतलब वो अमल नहीं हुआ है। ना तो समझौता वालों को जो मुआवजा गया वो भी अधूरा रह गया, और जो नरेश के पे झूठे केस, एक केस तो 12 जिले के कवाई थाने में हुआ, जिसमें बिल्कुल झूठी MLC बनाई, पुलिस वाले के कहीं लगी नहीं, पुलिस वाले को ले गए, डॉक्टर से कहा कि पट्टी बांध दो, MLC झूठी बनाई। इसी प्रकार से 12 में MLC झूठी बनाई, वो केस झूठा था। समझौता में MLC झूठी बनाई, और वे सरासर आप सबके सामने हैं, जहाँ झालावाड़ में MLC बना करके उसको मतलब पुलिस वाले को लगना बता करके कैसे मतलब डॉक्टरों ने MLC बना के पट्टी बांध के, जो सरासर झूठ है, जिसके लिए कोई भी नहीं कहेगा, और उसको जो जेल में डाल रखा है। तो उसके लिए आज ये मतलब किया है। आगे एक दूसरा केस नंबर 166 मुकदमा नंबर, हमारी सरकार से जब बात हुई थी तब वो आंदोलन वापस लिया था, तो ये सारी बातें हुई थी कि नरेश के ऊपर जो कांग्रेस राज में 12 में जो केस लगे हैं वो वापस होंगे, और जो 166 और 167 का मुकदमा नंबर जो पोंक के उसमें लगा है वो केस वापस होंगे। लेकिन वापस लेने के बजाय उसको जमानत हुई आई को वापस षड्यंत्र के तहत उसको मतलब वापस फंसाने के लिए उसकी जमानत को मतलब खारिज कराने की कोई ऐसी योजना मतलब वो बना रहे हैं ये जो राजनेता और ये जो सरकार है। तो उसके लिए हम सावधान करना चाहते हैं और सचेत करना चाहते हैं कि जैसा हमारे भाई साहब अतुल जी प्रधान ने बताया कि आने वाली विधानसभा के दौरान वो घेराव होगा और ज़बरदस्त होगा, और अब की बार कोई समझौता नहीं होगा अगर इस तरह का षड्यंत्र किया। सवाल पूछने को बच्चों का लो, बच्चों का ऊपर बैठ जाओ। हम यहाँ पर मेरे पापा की रिहाई के लिए नहीं आए, हम उन निर्दोष बच्चों के परिजनों की न्याय के लिए मांग के लिए आए हैं। अगर उन बच्चों को न्याय नहीं मिलता और मेरे निर्दोष पापा को जेल में ये फंसाए रखते हैं, तो हम आने वाले दिनों में महाविधानसभा घेराव करेंगे और इतनी भीड़ करेंगे, ये राजस्थान में कभी किसी नेता ने इतनी भीड़ नहीं करी होगी।
वेरी गुड वेरी गुड। बयान में सरकारों को चुनाव करवाई थी और आज कोई सरकार नरेश मीणा के साथ सरासर गलत किया जा रहा है और ये अपार अपार ये जनसमूह है। आपको बताना चाह रहा हूँ कि सरकार के लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने। और ये पूरा कोटा डिवीजन हो चाहे भरतपुर डिवीजन हो, राजस्थान का पूरा नौजवान इस अन्याय के खिलाफ नरेंद्र मीणा के साथ खड़ा हो रहा है। और ये भाजपा सरकार जिस तरीके से तानाशाही कर रही है और जिस तरीके से इन्होंने नाइंसाफी की है, गुंडागर्दी कर रही है, ये जनता सड़कों पर आ जाएगी और इनको गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। और विधानसभा का घेराव की नौबत ना आए उससे पहले ये कर दे। और ये जो जिस तरीके से विश्वासघात कर रहे हैं और जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नरेश के जो बेटे ने कहा है 7 बच्चों के हत्यारों को तो आपने कुछ नहीं किया, और जो आपने जिस तरीके से दुरुपयोग करके सरकारी मशीनरी का और चुनाव हरा दिया और हराने के बाद उन्हीं को जेल में डाल दिया, फिर दोबारा डाल दिया, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप इस तरीके से इतनी दूर से आए और न्याय की बार-बार आप न्याय की लड़ाई के लिए आप यहाँ आ रहे हैं। देखिए, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और जो भी इसके खिलाफ सही बात के लिए आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। ये अभी लेटेस्ट उदाहरण आज जिस चीज़ के लिए 1 दिवसीय धरना था, सत्याग्रह था, वो आपको सबके सामने समझ में आया होगा। जिस तरीके से दुखद 7 बच्चों की, मैं तो ये कहूँगा इसमें 302 का मुकदमा होना चाहिए था। पूरे देश ने इसमें दुख व्यक्त किया और उसके बाद जब शांतिपूर्वक तरीके से धरना चल रहा था, जिसका नेतृत्व तो नरेश मीणा कर रहे थे, जो कुछ दिन पहले जेल से जात्या सहकर छूटकर आए थे, उनको वापस जेल भेज दिया गया। आज उनके दोनों, एक बेटा और भतीजा, सब मासूम बच्चे सहित पिताजी और तमाम जातियों के लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर राजधानी में धरना प्रदर्शन किया 1 दिन का। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि आने वाले समय पर बड़ी लड़ाई इसकी होगी, न केवल जयपुर बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि सरकार सचेत हो जाए कि आने वाले समय पर विधानसभा का महाघेराव होगा। अगर इन लोगों ने मांगे नहीं मानी तो निश्चित रूप से आप तय मानिए, इस बार जैसा उनके पिताजी ने कहा है, परिवार के लोगों ने कहा है, उनके सब संगी साथियों ने कहा है कि महाघेराव होगा और कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगली जो सभा होगी उसमें अखिलेश यादव जी भी आएंगे क्या? देखिए, हम लोग इनके परिवार के, इनके साथी जो भी बात चर्चा करेंगे, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने बताएंगे और हम जो सभा होगी उसमें इनके परिवार के, इनके जानकार लोगों के कहे अनुसार अगर ये लोग बोलेंगे, सब बात करेंगे, साथी लोग कहेंगे, तो हम माननीय अखिलेश यादव जी से बात करके उनको बुलाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता और इस वक्त हम शहीद स्मारक जयपुर पर मौजूद हैं, जहां पर जो हम कहें नरेश मीणा के समर्थकों ने जिस तरीके से आज दिखा दिया है, 21 तारीख को दिखा दिया है उन लोगों ने कि क्या कुछ कर सकते हैं वो नरेश मीणा की रिहाई के लिए भी, हम कहेंगे रिहाई के लिए, क्योंकि ज़मानत नहीं चाहते हैं वो अभी भी। और दूसरी ओर जो झालावाड़ वाले मामले में 7 मासूमों की जान गई और जो तमाम बच्चे घायल हुए, उनके मुआवजे के लिए आज उनके पिताजी ने यहाँ पर शाम 5 बजे तक हम कहें बैठे रहे, मौन लेकर ज्ञापन सौंपा है पुलिस में। और किस तरीके से जो तमाम प्रतिक्रिया रहने वाली है उनकी, ये सारा उल्लेख किया गया है ज्ञापन में। और जल्द ही विधानसभा घेराव की भी घोषणा की जाएगी, ऐसा उन्होंने आज कहा है। और तमाम सारी चीज़ें आपने देखी हैं कि किस तरीके से जनता के मन में आक्रोश है कि कौन कौन उनके साथ है और क्या कुछ जनता कर सकती है। कई तमाम लोग तो ये भी कह चुके हैं कि हम जान देने को तैयार हैं नरेश मीणा के लिए। अब आपकी क्या राय है तमाम चीज़ों पर, कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैसल के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।